चालू हो गया है? चलिए ठीक। आप लोग अगर जो कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं, लेकिन बेवजह के नहीं बोलेंगे, ठीक है? देखिए, लेटेंट हीट क्या है? गुप्त ऊष्मा। सब लोग लिखे ही हैं लेटेंट हीट ना। देखिए, गुप्त ऊष्मा जो होता है, ऊष्मा के बारे में आप पढ़े हैं, लेकिन गुप्त ऊष्मा के बारे में हो सकता है कक्षा 9th में आप पढ़े हों। अगर जो कुछ गुप्त ऊष्मा के बारे में जानते हैं तो बताइए, इसके बाद हम आपको बताएंगे गुप्त ऊष्मा होता क्या है। ठीक है? कोई लड़की बता सकती है कि गुप्त ऊष्मा होता क्या है? चलिए, अच्छा हम बता रहे हैं। देखिए, गुप्त ऊष्मा क्या होता है कि किसी भी पदार्थ के, ठीक है, किसी भी पदार्थ के बिना ताप में परिवर्तन किए अवस्था परिवर्तन कर दिया जाता है, तो उस ताप को, जिस ताप पे अवस्था परिवर्तन हुआ है, उसी ताप को गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। फिर से देखिए बता रहे हैं, जिस ताप पर किसी पदार्थ को, ठीक है, जिस ताप पर किसी पदार्थ को जो है बिना ताप बदले उसकी अवस्था में परिवर्तन कर दिया जाए, तो उस ताप को पदार्थ का गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अभी कुछ एग्जाम्पल देंगे तब आप उसको समझ पाएंगे, ठीक है? इसमें क्या होता है, गुप्त ऊष्मा में बिना ताप बदले अवस्था में परिवर्तन कर दिया जाता है। यानी ताप नियत होता है, बाकी अवस्था परिवर्तन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। देखिए, अवस्था परिवर्तन का मतलब ये भौतिक परिवर्तन है। जैसे मतलब एक कह सकते हैं बर्फ का टुकड़ा है, उसको लिक्विड में बदल देना, ठीक है? कोई लिक्विड है, उसको बर्फ के टुकड़े में परिवर्तित कर देना। समझ पा रहे हैं? अगर जो कोई लिक्विड है उसको वाष्प में बदल देना, ये अवस्था परिवर्तन है। ऐसा नहीं कि हम पदार्थ में परिवर्तन ला रहे हैं, पदार्थ वही है, पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला रहे हैं। तो ये सब जो परिवर्तन होता है, ये परिवर्तन गुप्त ऊष्मा के कहीं ना कहीं आसपास में होता है, ठीक है? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसका बिना ताप बदले ये परिवर्तन देखा जाता है, इसके ताप में परिवर्तन नहीं किया जाता है। देखिए, सबसे पहले ये जो परिवर्तन होता है गुप्त ऊष्मा में, ये दो तरह के होते हैं, ठीक है? एक कलन का गुप्त ऊष्मा होता है, एक वाष्पन का गुप्त ऊष्मा होता है। ये दो तरह का होता है, एक कलन का होता है, कलन का नहीं गलन का, ठीक है, कलन कह रहे हैं, गलन का होता है, और दूसरा होता है वाष्पन का, ठीक है? ये दो तरह के गुप्त ऊष्मा होते हैं। तो गलन का सबसे पहले देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से दोनों बताएंगे, इसके बाद फिर आपको लिखवा दे रहे हैं, ठीक है? देखिए, हम मान ले रहे हैं एक मेरे पास बर्तन है, ठीक है, इसमें बर्फ का टुकड़ा है, ठीक है? अभी ये बर्फ का टुकड़ा है, एक बर्तन है, बर्तन में क्या है? बर्फ का टुकड़ा है। समझ में आया ना? अब ये बर्फ का टुकड़ा है, हम लोगों को पता है ये कितने डिग्री पर होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, ठीक है? अगर इसको हम कहीं बाहर रखें, ठीक है, जहां पे टेम्परेचर क्या है? सामान्य टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर में हम लोग इस समय हैं, इस टेम्परेचर में ले आए, और उसका एटमॉस्फेयर ATM जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कितना है? 1 है, 1 ATM है। समझ रहे हैं? यानी वायुमंडलीय जो दाब है वो कितना है? हाँ, 1 ATM है, ठीक है? इतना है, तो ये क्या करेगा? पिघलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों पिघलना स्टार्ट हो जाएगा? क्योंकि यहाँ का हीट अलग है और इसका हीट अलग है। कह सकते हैं टेम्परेचर इन दोनों का अलग अलग है, तो यहाँ इनके बीच में तापांतर हुआ, इसके कारण ये पिघलना स्टार्ट होगा। समझ में आया? अब ये देखिए पिघलना स्टार्ट होगा, कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे ये बर्फ का टुकड़ा छोटा हो जाएगा, कुछ बर्फ के टुकड़े से लिक्विड में बदल जाएगा, ठीक है? फिर कुछ टाइम के बाद देखेंगे यहाँ पे भी टेम्परेचर देखा गया है कि 0 डिग्री ही है। समझ में आया ना? यहाँ भी टेम्परेचर 0 था, यहाँ भी टेम्परेचर 0 है। फिर कुछ टाइम के बाद देखा गया कि बर्तन में पूरी तरह से बर्फ पिघल चुका है और अब इसमें केवल लिक्विड बचा है। समझ में आया? लेकिन देखा गया यहाँ भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है, ठीक है? देखो, टेम्परेचर यहाँ भी 0 है, टेम्परेचर यहाँ भी 0 है, और टेम्परेचर यहाँ भी 0 है, ठीक है? देखो, टेम्परेचर सेम है, यहाँ भी टेम्परेचर, मतलब तीनों स्थितियों में देखें। वैसे फाइनल रिजल्ट इसका यहाँ पे है, यहाँ पे ये ठोस में था और यहाँ पे ये द्रव में कन्वर्ट हो गया है। तो देखो, ठोस से द्रव में कन्वर्ट हो रहा है। जब ये ठोस में था तब भी 0 डिग्री था इसका टेम्परेचर, और जब ये द्रव में हो गया है तब भी 0 डिग्री सेल्सियस ही टेम्परेचर है, ठीक है? तो हाँ, ठोस से द्रव में कन्वर्ट होने पर टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं है। तो जो टेम्परेचर इसका
कोई बदलाव नहीं। यही टेम्परेचर हमारा क्या कहलाता है, गुप्त उष्मा कहलाता है, कि बिना ताप बदले इसके अवस्था में हम क्या किए हैं, परिवर्तन किए हैं। तो बिना ताप बदले अगर जो इसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है तो जो उष्मा के कारण ये हो रहा है या ये जो जिस उष्मा पे ये हुआ है उसी उष्मा को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है। और इस जो है ये वाला जो विधि है या इस वाले जो हम गुप्त उष्मा को कहते हैं, ये गुप्त उष्मा जो हमारा होता है गलन गुप्त उष्मा कहते हैं। ठीक है, इसे गलन गुप्त उष्मा कहा जाता है। ये जो बर्फ से लिक्विड में हुआ है यानी ठोस से द्रव में हुआ है, इसी का अगर जो हम उल्टा कर दें, ठीक है, तो हमको फिर से ये मिल जाएगा, रिवर्सिबल होता है। फिर हम लिक्विड से क्या करें, उष्मा का निकालना स्टार्ट कर दें। मान लेते हैं अभी देखिए 0 डिग्री है, कुछ टाइम के बाद इसका टेम्परेचर धीरे धीरे से, पहले ये 0 डिग्री था और ये पिघलना स्टार्ट हुआ। भले ही टेम्परेचर में हम इंक्रीज ना हुआ हो, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने के कारण ही ये जो है किस में हुआ है, हाँ, द्रव में कन्वर्ट हुआ है, नहीं हुआ है। फिर इससे अगर जो हम उष्मा धीरे धीरे निकालते जाएं, इस लिक्विड से उष्मा धीरे धीरे निकालते जाएं, तो फिर ये किस में बदल जाएगा, हाँ, ठोस में बदल जाएगा। ये कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े होंगे उत्क्रमणीय अणु उत्क्रमणीय, रिवर्सिबल होता है और इनरिवर्सिबल भी होता है। मतलब किसी को आप पुनः पा सकते हैं, किसी को पुनः नहीं पा सकते हैं, है ना। अगर जो हम ठोस से द्रव पे गए हैं तो द्रव से ठोस पे आ सकते हैं, इसमें हम कह सकते हैं उत्क्रमणीय होता है ये। अब ये तो हो गया कि मतलब कह सकते हैं किसके द्वारा, गलन विधि द्वारा जो हमको गुप्त उष्मा मिलेगा। ठीक है, दूसरा विधि हमारा है हाँ वाष्पन विधि। वाष्पन विधि में क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस पात्र में कुछ पानी ले लेंगे, या हम कुछ पानी ही क्या एग्जाम्पल ले रहे हैं। देखिए बर्फ़ का अगर जो 1 किलोग्राम का कोई टुकड़ा है, इसी का थोड़ा सा और बता दें हम आपको। कोई बर्फ़ का 1 किलोग्राम का टुकड़ा है, ठीक है, और उसको द्रव में कन्वर्ट करना है, तो जो गुप्त उष्मा आपको चाहिए, ठीक है, वो चाहिए 3.33 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। इतना उष्मा की आवश्यकता होती है। अगर जो कोई बर्फ़ है 1 किलोग्राम का, यहाँ पे लिखे हैं, अगर जो उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आप चाह रहे हैं कि वो द्रव में कन्वर्ट हो जाए, उसके लिए जो आपको उष्मा की आवश्यकता होती है 3.33 × 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, और इसका जो कह सकते हैं मात्रक होता है, थोड़ा सा और इस पे बात कर लेते हैं अभी। देखिए इसका जो मात्रक होता है, इससे पहले हम आपको बता दें एक चीज़ और, ये जो हमारा उष्मा होता है यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके मास के। ये आप लोग सभी समझ सकते हैं। अगर जो हम यही बर्फ़ का टुकड़ा हो ये वाला, और एक हम और पात्र ले लें, ये थोड़ा सा बड़ा पात्र, और इसमें टुकड़ा हम बड़ा रख दें, और दोनों को वही एक एटीएम पे ही छोड़ दें, यानी एटमॉस्फेयर में ऐसे छोड़ दें, हम देखेंगे कि ये जल्दी जो है द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अभी ये द्रव में कन्वर्ट इसकी अपेक्षा में नहीं हो पाएगा उतने जल्दी, है ना। आप ऐसा देख सकते हैं, आप कहीं बर्फ़ का छोटा टुकड़ा, अभी बताएंगे क्यों, एक जगह बर्फ़ का छोटा टुकड़ा रखिए, एक जगह बर्फ़ का बड़ा टुकड़ा रखिए, तो देखेंगे कि ये वाला जो छोटा टुकड़ा होगा ये जल्दी द्रव में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि बड़ा वाला जो होता है ये इतना जल्दी नहीं होगा जितना जल्दी ये हुआ। अगर जो आप चाह रहे हैं कि जल्दी हो जाए और दोनों साथ में हो जाए, तो हम लोग इसको अलग से टेम्परेचर देना पड़ेगा। इसको अलग से, एटमॉस्फेयर जो टेम्परेचर है वो तो रहेगा ही रहेगा, अलग से हमको टेम्परेचर इसको देना पड़ेगा। तब हो सकता है कि इसके साथ में वो मतलब उसमें बदल जाए, द्रव में बदल जाए, लिक्विड में बदल जाए, समझ में आया ना। लेकिन अगर जो दोनों को आप एटमॉस्फेयर में ऐसे छोड़ देते हैं और सोचें कि दोनों एक साथ जो है किस में बदल जाए, द्रव में बदल जाए, तो सबसे पहले ये बदलेगा, फिर ये बाद में ये बदलेगा। क्योंकि ये देखिए द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है, जितना बड़ा द्रव्यमान उसी के अनुसार आपको उष्मा चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर जो हमारा ये बर्फ़ का छोटा टुकड़ा है और बर्फ़ का एक बड़ा टुकड़ा है, तो जितना उष्मा छोटा वाला लेगा उतना ही बड़ा वाला लेगा, ऐसा नहीं है। बड़े वाले का जो उष्मा है वो अधिक होगा, छोटे वाले का जो उष्मा है छोटा होगा। बर्फ़ का छोटा टुकड़ा लीजिए, एक बर्फ़ का बड़ा टुकड़ा लीजिए, दोनों हाथ में रखिए, अपने हाथ में देखेंगे जल्दी जो छोटा बर्फ़ का टुकड़ा होगा वो लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा,
लेकिन जो बर्फ़ का बड़ा टुकड़ा होगा उसको लिक्विड फॉर्म में आने पे समय लगेगा, क्योंकि उसको ज़्यादा उष्मा चाहिए। तो ज़्यादा उष्मा चाहिए तो आप अलग से उष्मा भी नहीं दे रहे हैं, तो फिर क्या होगा, वो समय लगेगा। ठीक है, अगर जो आप चाह रहे हैं कि तुरंत हो जाए तो अलग से इसको इसके नीचे आग दे दीजिए, ताप दे दीजिए किसी भी प्रकार से, तो फिर वो आप साथ में देख सकते हैं। समझ पाए? ये भी आपका होता है, जो क्यू होता है हमारा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, एम के। और एम क्या है, द्रव्यमान। जिस चीज़ में आप, जिस पदार्थ के उसमें परिवर्तन आप देखना चाहते हैं, वो उसी का वो क्या है, द्रव्यमान है। अगर जो हम यहाँ से Q बराबर मिलाते हैं तो यल आता है, यल एम, यल हमारा गुप्त उष्मा है। और यहाँ से अगर जो यल बराबर देखें तो ये हो जाता है Q बाई में एम। अब देखो Q बाई एम, ये जो Q हमारा है ये जूल हो जाएगा, और ये हमारा मास है तो किलोग्राम। ठीक है, इसका जो मात्रक होता है वो क्या होगा, जूल प्रति किलोग्राम। ठीक है, इसका मात्रक जूल प्रति किलोग्राम। अब इसका अगर जो हमको बीमीय सूत्र बताना हो तब भी आप बता सकते हैं। कौन लड़की बताएगी बीमीय सूत्र? अगर जो इसको हम मतलब गुप्त उष्मा का बीमीय सूत्र निकालना हो तो कौन बताएगी? कोई बता सकती है कि जूल प्रति किलोग्राम का जो बीमीय सूत्र होगा, यानी गुप्त उष्मा का जो बीमीय सूत्र वो कितना होगा? हम बीमीय सूत्र आपको निकालने के लिए दो विधि बताएं। आप डायरेक्ट इससे भी बता सकते हैं, जो फार्मूला है, आप चाहें तो इसके यूनिट से बता सकते हैं। ठीक है, देखिए जूल किसका मात्रक होता है, कार्य का। अगर जो जूल कार्य का मात्रक होता है तो कार्य का आप बीमीय सूत्र लिख दीजिए, और नीचे द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का बीमीय सूत्र लिख दीजिए। ठीक है, दोनों का बीमीय सूत्र लिखेंगे तो कार्य का बीमीय सूत्र क्या होता है, एम एल स्क्वायर नहीं होता है, T-2, और नीचे मास है तो एम तो चला जाएगा, कट जाएगा, शेष जो बचेगा आपका कितना हो जाएगा, L2T-2। यानी अगर जो गुप्त उष्मा का बीमीय सूत्र देखा जाए तो हमारा ये होगा। समझ में आया? गुप्त उष्मा का हम पूरा आपको बता चुके हैं। गुप्त उष्मा चाहे वो गलन का गुप्त उष्मा हो चाहे वाष्पन का गुप्त उष्मा हो, दोनों के लिए ये जो सूत्र है वो कॉमन है, दोनों का मात्रक भी कॉमन है, वही होगा। ऐसा नहीं है कि गलन का अलग होगा और जो हमारा वाष्पन का है वो अलग होगा। ठीक है, दोनों का हमारा जो गुप्त उष्मा का मात्रक है, सूत्र है, वो सेम होगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है हम बता रहे हैं आपको। देखिए इसके बाद इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है, देखिए ये वाष्पन का दूसरा हम बताने जा रहे हैं आपको। पहला तो हो गया, ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है वाष्पन किस प्रकार से, वाष्पन द्वारा हम लोग गुप्त उष्मा किस प्रकार से देखेंगे। देखिए इसमें क्या करते हैं, हम लोग पात्र लेंगे और इस पात्र में हम यहाँ पे द्रव भरेंगे। ठीक है, ये द्रव है, द्रव का एक अवस्था है जिस अवस्था में वो लिक्विड फॉर्म में होता है। आप लोग सभी लोग जानते होंगे, हम द्रव में यदि हम पानी को लेते हैं, जल को लेते हैं, वो तीनों अवस्थाओं में रह सकता है। ठोस में भी हो सकता है, द्रव में भी हो सकता है, और हाँ गैस में भी हो सकता है। ठीक है, वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो इस समय ये लिक्विड फॉर्म में है, द्रव के फॉर्म में है। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हीट देंगे। इसको हम किसी तरह से हीट दे रहे हैं। अब इसको हम जब हीट देंगे, जब इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। तो सभी लोग जानते हैं जल का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो 100 डिग्री सेल्सियस ही होता है। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या करेगा, उबलना स्टार्ट करेगा, और जैसे ही ये उबलना स्टार्ट करता है, इसमें से भाप बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ये उबलना स्टार्ट हुआ, यहाँ से भाप बनना स्टार्ट हुआ, यानी भाप बन करके इसका जो द्रव का अणु है ये क्या करेगा, गैसीय फॉर्म में होता चला जाएगा, और ये वाष्प में बदलेगा धीरे धीरे। यहाँ भी जब देखा गया टेम्परेचर इसका 100 ही डिग्री सेल्सियस था, यहाँ भी टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, यहाँ भी टेम्परेचर वही था जैसे यहाँ पे था। फिर देखा गया इसको तीसरे जगह, फिर देखा गया इस बर्तन में पानी ही नहीं बचा, फ्लेम हीट दिया जा रहा है, यहाँ भी हीट दिया जाएगा, यहाँ भी हीट दिया गया। फिर यहाँ देखा गया सारा लिक्विड ये जो है अब भाप में बदल गया है, और यहाँ भी देखा गया तो टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस ही है, टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। 100 था 100 था 100 है। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ,
देखिए हम टेम्परेचर को नियत समझ सकते हैं, टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा है, भले ही हम इसको कंटिन्यूअस लगातार हीट दे रहे हैं, नहीं बढ़ेगा कभी भी। अगर जो देखिए टेम्परेचर बढ़ाना होता है तो जो हम कह रहे हैं वायुमंडलीय दाब उसको बदलना पड़ता है। आप अपने घर पे टेम्परेचर जल का नहीं बढ़ा सकते, ठीक है। कभी भी आप कितना भी किसी जल को गर्म करते जाइए, कितने भी बड़े फ्लेम पे, वो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक गर्म होगा ही नहीं, ठीक है। रीज़न है उसके लिए आपको वायुमंडलीय दाब चेंज करना पड़ता है। अगर जो आप चाह रहे हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक दाब पे गर्म किया जाए, आप जो भी कुछ लिक्विड पकाते हैं, जैसे हम लोग जो यूज करते हैं वो ज़्यादातर जल ही यूज करते हैं खाने के लिए, ठीक है। जब भी हम वो कोई भी चीज़ पकाएंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक उबलेगा ही नहीं, वो अधिक इससे गर्म होगा ही नहीं, उससे अधिक गर्म होगा ही नहीं। और जैसे जैसे उसको हम पकाते जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट पे रहेगा, वो धीरे धीरे वो कम होता जाएगा और वो क्या भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी गैस के फॉर्म में चला जाएगा, ठीक है। वो अलग मैटर है जब इस द्रव को हम लोग जो है टेम्परेचर इसका बढ़ा देते हैं, बढ़ाया भी जाता है, बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। इसका वायुमंडलीय प्रेशर कम ज़्यादा किया जाता है, उस हिसाब से बढ़ेगा, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखिए टेम्परेचर 100 था, 100 था, 100 था। अब यहाँ पे देखिए ये जो द्रव से अब ये गैस फॉर्म में हो गया है, यानी हम इसकी इस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कर दिए बिना ताप बदले, ठीक है। बिना ताप बदले इसकी अवस्था में परिवर्तन कर दिया गया। तो इस तरह का जो परिवर्तन हो रहा है, यह परिवर्तन कहलाता है वाष्पन गुप्त ऊष्मा विधि, ठीक है, या वाष्पन विधि आप कह सकते हैं। इसके द्वारा जो हमको ऊष्मा मिलता है, गुप्त ऊष्मा मिलता है, उसे वाष्पन गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, ठीक है। और ये जो मात्रक वगैरह होता है हम बताएं दोनों के लिए सेम होता है, लेकिन अगर जो 1 किलोग्राम अगर जो जल है और उसको हमको सब भाप में बदलना है, मतलब वो सब भाप में कन्वर्ट हो जाए, तो आपको जो ऊष्मा चाहिए वो 22.6 गुणे 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। यहाँ पे आपको ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता है। वहाँ पे कितना था, 3.33 गुणे 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम। वहाँ भी 1 किलोग्राम था, यहाँ भी 1 किलोग्राम है, लेकिन यहाँ 1 किलोग्राम में 22.6 गुणे 10⁵ जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मा की आवश्यकता होती है। अगर जो आप उसको क्या करना चाह रहे हैं, इतने लिक्विड को अगर जो आप पूरी तरह से भाप में बदलना चाह रहे हैं तो, ठीक है। तो शायद समझ में आ गया होगा सभी लोगों को। बंद कर दो अब।